वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 की क्लास नंबर 23। तो 22 नंबर क्लास में हमने आपको पेंशन के बारे में पढ़ाया। 23 में कंटिन्यू करेंगे आपकी क्लास को, पेंशन के रिगार्डिंग आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं हम, रिवीजन ऑफ पेंशन। पेंशन का रिवीजन कैसे होगा जिनकी पेंशन 1/1/2016 से पहले थी। अगर बेसिकली अगर आप देखोगे तो पेंशन के जो रूल्स हैं वो हर एक पेपर में काम में आते हैं आपके, जहाँ पे सीसीएस रूल्स पूछे जाते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाती है, जो AMCRE 2.0 या फिर सीसीएस रूल्स के फाउंडेशन कोर्स से जुड़ा हुआ है। अगर आपने ज्वाइन करना है मन्नत ऑफिशियल 14@gmail.com पर कॉन्टेक्ट कर से हमसे पता कर सकते हैं कि किस तरह से आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। वैसे बेसिकली इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो क्लास को कंटिन्यू करेंगे, पेंशन रूल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट करना है रिवीजन ऑफ पेंशन। क्या करना है हमने यहां पे, रिवीजन ऑफ पेंशन। रिवीजन ऑफ पेंशन बिफोर लिख देते हैं या प्री लिख देते हैं। प्री 1/1/2016। 2016 से पहले पहले जितने भी रिटायरीज हैं, जो रिटायर हुए हैं रिटायरीज, उनकी तो पता है आपको पेंशन कम थी। लेकिन जब से आया आपका 7th CPC तो उसको तो बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसमें रिवीजन कैसे हुआ, तो ये सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। सबसे पहले तो उनकी जो बेसिक पे है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया गया 2.57 से, और उसके बाद उसको राउंड ऑफ किया गया। अब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, राउंड ऑफ हमने आपको बताया हुआ है कि राउंड ऑफ जब करते हैं तो नेक्स्ट हायर रुपीज में करते हैं, ठीक है। टू नेक्स्ट हायर रुपीज। हो गया आपको क्लियर? क्या करना होता है इसके अंदर, बेसिक पे को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद नेक्स्ट हायर रुपीज में जाना है, फिर आपकी जो है रिवाइज्ड पेंशन आ जाएगी। फिर आ जाएगी आपकी रिवाइज्ड पेंशन। हो गया आपको क्लियर कि रिवाइज्ड पेंशन होगी। फिर अब क्या होगा, अब जो बेसिक पे तो है लेकिन उनकी जो लास्ट पे है, लास्ट पे रिटायरीज की, ये याद रखना आप, लास्ट पे है जो रिटायरीज की, उसको क्या किया गया, उसको फिक्स किया गया। जैसे पे फिक्सेशन करते हैं उसको उस हिसाब से फिक्स किया गया अकॉर्डिंग टू 7th CPC। 7th CPC के अकॉर्डिंगली उसको फिक्स किया गया। उनके पे बैंड, उनके ग्रेड पे जो उनके रिटायरमेंट के टाइम पे थे, वो अब इसके हिसाब से सेट कर दिए उन्होंने, ठीक है। चलो, ऐसे था ना, जैसे फिटमेंट फैक्टर, ये 2.57 क्या है, ये फिटमेंट फैक्टर है। तो फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंगली ही उनकी लास्ट पे को रिवाइज किया गया, ठीक है। अब ये दो तरीके थे, टू मेथड। अब हम यहां पे लिखेंगे ईदर 1 और 2। अब इनमें से जो हाई हुई ना, हाई हाई पेंशन लिख देते हैं, चलो, उसको क्या कर लिया गया, उसको अडॉप्ट कर लिया गया, उसको फाइनल बोल दिया गया, फाइनल रिवाइज्ड पेंशन। दो तरीके थे, दो तरीके से या तो फिक्स करके उसको रिवाइज किया गया या उसको बेसिक, मतलब दोनों फॉर्मूलों में जो सबसे ज्यादा आएगी उसको देना शुरू किया गया। तो इसीलिए हमने कल की क्लास में भी आपको बताया था, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016 मिनिमम अगर किसी को पेंशन मिलेगी, तो कल भी बताया था, फिर आपको बता देते हैं,
तो 9,000 रुपये, और मैक्सिमम आपको पेंशन मिलेगी तो 1,25,000 रुपये। तभी ये प्रोविजन फिक्स हुआ था, है ना। मान लो किसी की इसके बाद भी कम बन जाती सैलरी, तो मिनिमम में 9,000 तो उनको देनी पड़ेगी पेंशन। ठीक है। चल, अब एक एनपीए वालों का केस और बता देते हैं। जो डॉक्टर्स थे जो रिटायर हुए थे, उनके केस में क्या हुआ। उनकी पे को भी रिवाइज किया गया पे रिवीजन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब एनपीए जो एक एक यहां पे लिख देते हैं एनपीए। ठीक है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम आपको अलाउंस के बारे में पढ़ाएंगे। तो एनपीए जो 1/1/2016 को था, एनपीए जो था, ठीक है, 1/1/2016 को, उसको क्या किया गया, ऐड किया गया और फिर पेंशन को कैलकुलेट किया गया। ठीक है। एनपीए जो इसमें था प्लस में जो पेंशन थी, फिर आएगी उनकी रिवाइज्ड पेंशन। इतना आपको समझ आया कि रिवाइज्ड पेंशन कैसे किया। अब क्या हुआ, अब 1 जुलाई जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होता है, लेकिन एक साल बाद 1 जुलाई 2017 से एनपीए क्या कर दिया इन्होंने, ये नोट करना इस चीज को, एनपीए 20% कर दिया था, 20% ऑफ रिवाइज्ड पे। ठीक है। 20% ऑफ द रिवाइज्ड पे क्या है, आपका एनपीए है। जो अब देखो 1/1/16 को जो मिलता था उसके हिसाब से 20% का बन गया। तो फिर क्या है, फिर रिकैलकुलेट हुई, रिकैलकुलेटेड, क्योंकि अब एनपीए हो गया भाई 20% ऑफ द रिवाइज्ड पे, तो रिकैलकुलेटेड पेंशन हुई। फिर रिकैलकुलेटेड हुई जो, वो उन्हें मिलनी शुरू हुई 1 जुलाई 2017 से। बस आपने ये याद रखना है कि 1 जुलाई 2017 से रिकैलकुलेटेड पेंशन है उनको मिलने लगी जो मेडिकल ऑफिसर्स थे। ठीक है। अब ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो सारा केस है ना, ये मेडिकल ऑफिसर्स का केस है, मेडिकल ऑफिसर्स। हो गया क्लियर आपको। चलो, कम्यूटेशन हम आपको बता ही चुके हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, कितना मिलता है कम्यूटेशन में। कम्यूटेशन में मेडिकल एग्जामिनेशन कब चाहिए होता है, कब नहीं चाहिए होता है ना। चलो, अब आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे डियरनेस रिलीफ के बारे में। डीआर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीआर की फुल फॉर्म क्या है। डीआर की फुल फॉर्म होती है डियरनेस रिलीफ। ठीक है। डीआर क्या होती है, डियरनेस रिलीफ होती है। तो डियरनेस रिलीफ किस लिए दिया जाता है, जिस लिए डीए दिया जाता है। महंगाई भत्ता बोलते हैं इसको, लेकिन ये पेंशनर को डीआर मिलता है, बस इतना फर्क है। ठीक है। किसके लिए मिलता है, टू कंपेंसेट द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। भाई धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है, रहने का वो बढ़ जाता है, इसीलिए क्या करते हैं, इसको ग्रांट किया जाता है। अब डीआर रिवाइज होता है एवरी 6 मंथ्स में। ये बिल्कुल डीए के जैसा है, बस नाम अलग है। कब कब रिवाइज होता है, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई, जैसे डीए रिवाइज होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होता है। ठीक है। अब चलो ये लाइन भी लिख देते हैं, डीआर डीए के बराबर होता है। और बोलो क्या चाहिए आपको। डियरनेस अलाउंस, जो डियरनेस रिलीफ है वो डियरनेस अलाउंस होगा सर्विंग एम्प्लॉइज का,
चलो यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं आपके सामने, सर्विंग एम्प्लॉय या गवर्नमेंट सर्वेंट, और ये मिलता है भाई रिटायरीज को, रिटायरीज जो है, ठीक है। अब जिनको एडिशनल पेंशन मिलती है उसमें भी कोई बेनिफिट मिलता है। तो जो आपका डीआर है, डीआर ऑन बेसिक पेंशन, बेसिक पेंशन पे तो है ही है ये, प्लस में अगर किसी को एडिशनल बेसिक पेंशन, एडिशनल बेसिक पेंशन या फैमिली पेंशन मिलती है तो उस पे भी अलाउड है। हम यहाँ पे लिख देते डीआर ऑन बेसिक पेंशन प्लस में जिसको एडिशनल मिलती है उस पे भी ये अलाउड होता है आपका, ठीक है। अब अगर 100% कोई पेंशन को कमिट करा ले, यहाँ पे ऐसी कंडीशन लिख देते हैं आपके सामने, अगर 100% पेंशन कम्यूटेड होती तो 40% है, लेकिन ये भी बात आपको बताएंगे अगर 100% पेंशन कम्यूटेड हो तो डीआर नहीं मिलेगा, बस इतना याद रखना है आप, ठीक है। तब क्या होगा उस केस में, उस केस में जो आपका डीआर है वो पेबल नहीं होता अगर 100% पेंशन आपने कम्यूट कराई है तो। अब ये 100% पेंशन कम्यूट कब होगी, ये 2010 के अंदर एक ऐसा ऑर्डर था डीओपीटी का, ठीक है, जो डीओपीटी नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ जो पर्सनल जो पेंशन का डिपार्टमेंट होता है उसका 2010 का ऑर्डर है ना, जनवरी 2010 का ऐसा ऑर्डर है, उसमें ये चीज लिखी हुई है। तो आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है अगर किसी ने 100% कमिट करा ली तो उसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब डीआर को राउंड ऑफ किया जाता है, बिल्कुल राउंड ऑफ किया जाता है, राउंडेड ऑफ इन नेक्स्ट हायर रुपीस, ठीक है जी, हो गया क्लियर। एक और रह गया पॉइंट जो डीआर के बारे में बताना है। अगर किसी को एक से ज्यादा पेंशन मिलती है, एक से अधिक, एक से अधिक पेंशन मिलती है, एक से अधिक पेंशन मिलती है तो जो डीआर है, डीआर विल बी, वो भाई मिलेगा टोटल पे, ठीक है, बेस्ड ऑन टोटल ऑफ द पेंशन। बस इतना याद रखना है आपने, अगर एक से ज्यादा कोई पेंशन रिसीव करता है तो जो उनका डीआर है वो एक से अधिक जो पेंशन है उसके टोटल पर भी लागू होता है। हो गया आपको इतनी सी बात क्लियर। चलो अब एक डिसेबिलिटी पेंशन का भी प्रावधान है, क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी पेंशन। इसमें क्या है डिसेबिलिटी पेंशन में, ये लागू उन पर होता है, लागू जो अपॉइंट हुए, ठीक है, जो अपॉइंट हुए ऑन एंड बिफोर, या तो इस डेट को अपॉइंट हुए या इससे पहले अपॉइंट हुए, कब से, 31/12/2003, क्योंकि इसके बाद तो एनपीएस आया था, वैसे भी ये प्रोविजन है जो इसके अंदर लिखा हुआ है। 2003 का 30 दिसंबर का आपको ऑर्डर मिल जाएगा, उस ऑर्डर में आप देखोगे तो डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में जिक्र है। अब डिसेबिलिटी पेंशन की एलिजिबिलिटी क्या होती है, डिसेबिलिटी पेंशन किसी एम्प्लॉय को दी जाती है जिसको कोई ऐसी इंजरी होगी हो, डिजीज होगी हो, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकता, ये तो बात आपको पता ही है ना, ये मिलती ये भी गवर्नमेंट सर्वेंट को ही है। तो कुल मिला के ये कि अगर डिसेबल हो जाता है कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉय, तो उस केस में ये डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। क्लियर हो गया आपको।
डिसेबिलिटी पेंशन और इनवैलिड पेंशन, ये दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट पेंशन है। अगर कोई आपसे पूछे ना डिस्टिंक्ट पेंशन यानी अलग ही टाइप की पेंशन है ये डिस्टिंक्ट पेंशन, तो डिस्टिंक्ट पेंशन में एक तो आपने डिसेबिलिटी का नाम याद रखना है, डिसेबिलिटी पेंशन, ठीक है, और दूसरा नाम याद रखना है आपने इनवैलिड पेंशन। अब ये इनवैलिड भी वही बताया था ना आपने, किसी न किसी कारणवश अगर एम्प्लॉय काम नहीं कर पाता है तो, ठीक है। चलो अब सवाल ये उठता है, क्या कोई दोनों पेंशन ले सकता है? तो यहां पे लिख देते हैं हम, दोनों ले सकता है। क्या दोनों पेंशन? एक ही पर्सन दोनों पेंशन ले सकता है, बट जो अमाउंट दोनों का जोड़ा जाएगा वो उसकी लास्ट पे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें यही कंडीशन है, इफ 1+2 दोनों मिले तो अमाउंट नॉट मोर देन लास्ट पे, जो उसकी लास्ट पे है उससे ज्यादा नहीं हो सकता ये अमाउंट, ये बस आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ मिनिमम होगी। अब आपको उस पेंशन में मिनिमम हमने 9,000 बताई थी, इस पेंशन में मिनिमम ही 18,000, ठीक है। मैक्सिमम का कोई प्रावधान नहीं है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिनिमम क्या है, मिनिमम 18,000 रहती है इसके अंदर पेंशन। यहाँ पे लिख देते हैं डिसेबिलिटी पेंशन का जो मिनिमम है, मिनिमम वो आपको 18,000 रुपये मंथली है, ठीक है। हो गया आपको क्लियर? डिसेबिलिटी पेंशन के बाद में एक टॉपिक आता है इनकैशमेंट ऑफ लीव। तो लीव का इनकैशमेंट कैसे होता है पेंशन के अंदर? लीव इनकैशमेंट, कोई भी एम्प्लॉय हो या उसकी फैमिली हो, उसको अलाउ किया जाता है कि उसको कैश मिले लीव सैलरी का फॉर द पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड ऑफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। बेसिकली ये कब होता है लीव इनकैशमेंट? ये होता है डेथ के केस में। जब किसी एम्प्लॉय की डेथ इन सर्विस हो जाती है तो उस केस में है जो लीव इनकैशमेंट है, जो मिलता है उनकी फैमिली को, ठीक है। अब वो लीव इनकैशमेंट क्या होगा, उसके लिए सीधा सीधा इन्होंने बोल दिया कि आप लीव का चैप्टर देखो। अब लीव के चैप्टर में साफ साफ लिखा है एज इट इज ही होता है, जैसा रिटायरमेंट के टाइम पर होता है। 300 जो लीव्स हैं, ठीक है, 300 लीव्स हैं, वो आपकी इनकैश होती हैं, उनका आपको पैसा मिल जाता है। अब इस इनकैशमेंट के अंदर मेजरली होती हैं ईएल, प्लस में अगर कम पड़ती हैं 300 से तो एचपीएल भी जोड़ी जाती है। कुछ बच्चों के कमेंट है, उनका हमने जवाब भी दिया है कि जैसे मान लो ईएल है अगर किसी की 280, ठीक है, और एचपीएल है मान लो यहां पर 60, तो 60 एचपीएल को 30 ही होता है, क्योंकि आपको पता है हाफ होती है, तो 280 और ये कितनी हो जाएंगे आपकी 310। अब इन 310 को इक्वलेंट 300 करके हम पे कर देंगे, उनको सैलरी पे कर देंगे। तो कुल मिला के ये है कि जो एचपीएल है वो हाफ होती है। अगर यही एक दूसरा एग्जांपल समझो, अगर जैसे ईएल किसी एम्प्लॉय की 310 है और एचपीएल किसी एम्प्लॉय की 450 है, तो अब इनसे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये जो है यही इनकैश हो जाएंगी आपकी इक्वलेंट 300। इतना आपने याद रखना है। तो लीव इनकैशमेंट का सिंपल सा फंडा है, जो भी लीव के चैप्टर में जैसा मेंशन्ड है एज इट इज वैसे ही होता है, ठीक है। अब ये तो बताइए हमने जो आपको ओल्ड पेंशन के बारे में। अब आ जाती है एनपीएस। एनपीएस को क्या बोलते हैं? न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं, न्यू पेंशन स्कीम। कुछ लोग नेशनल पेंशन स्कीम भी बोल देते हैं इसको। वैसे न्यू पेंशन स्कीम होता है और विद इफेक्ट फ्रॉम कब से है ये? 1/1/2004 से। तो 1/1/2004 से पहले पहले जो एम्प्लॉयज हैं
उनको ओल्ड पेंशन मिलती है, और जो 1/1/2004 के बाद ज्वाइनिंग है उनको न्यू पेंशन मिलती है। ठीक है। तो अब एनपीएस ऐसा ही नहीं है केवल गवर्नमेंट सर्वेंट ही एंटर कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो एनपीएस की जो एज है वो मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 70 होना चाहिए, तब तक आप एनपीएस के अंदर एनरोल कर सकते हो। मिनिमम 18, मैक्सिमम 70। जो एनपीएस का प्रोविजन लेगा उसको बेसिक सी बात है कि पुराने वाली जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जीपीएफ का जो बेनिफिट है वो तो मिल नहीं से रहा। चलो, अब कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जैसे ईपीएफ में होता है, ऐसे ही इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसका होता है एक टीयर 1, एक होता है टीयर 2। टीयर 1 में क्या है? टीयर 1 में 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस एनपीए प्लस डीए एवरी मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे डीए हमने लिख ही दिया डीएनएस पे, ये इतना ही रहने दो इसको, 10% ऑफ बेसिक है। अब बेसिक और डीए का अगर किसी को एनपीए मिलता है तो एनपीए भी जोड़ लेना। वैसे जिनको एनपीए नहीं मिलता उनका तो 10% बेसिक प्लस डीए ही रहता है। ये क्या है? ये डिडक्ट किया जाता है, डिडक्टेड। तो ये तो हुआ एम्प्लॉय का शेयर, एम्प्लॉय शेयर। ठीक है। अब इसी केस में 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए, ये होता है गवर्नमेंट का शेयर। क्लियर हो गया आपको? गवर्नमेंट शेयर कितना होता है? 14% होता है। अब ये जो 14% है ना, ये आपका 2019 का ऑर्डर है जिसके तहत होता है, 2019 से 14%। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। टीयर 2 है जो, वो प्योरली ऑप्शनल है। वो कैसे ऑप्शनल है वो आपको बता देंगे। उसके अंदर अमाउंट फिक्स नहीं होता, अमाउंट नॉट स्पेसिफाइड। उसमें आप अपने हिसाब से जितना चाहो जमा कर सकते हो, उसमें एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं है। तो टीयर 2 एक ऑप्शनल है, जिसने ज्वाइन करना है टीयर 2 वो कर सकता है, जिसने नहीं करना वो नहीं करे। ठीक है। चलो, अब अगर देखो कोई ड्यूटी पे है या फॉरेन सर्विस पे है तो उसका एनपीएस से जो डिडक्ट होगा। लेकिन एनपीएस कब डिडक्ट नहीं होता? एनपीएस नॉट contributed इन एनपीएस नॉट कंट्रीब्यूटेड। कब कंट्रीब्यूशन नहीं होता? जब एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन रहता है। ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन है, सस्पेंडेड है, तो उस केस में एनपीएस कंट्रीब्यूट नहीं होता है। क्लियर हो गया आपको? एचपीएल जब आप लेते हो तो कंट्रीब्यूशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। एचपीएल के केस में रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। कितना हो जाता है? रेस्ट्रिक्टेड टू लीव सैलरी, लीव सैलरी उसके बेसिस पर होता है। ठीक है। अगर ये चीज क्लियर ना हो आपको, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जब मेडिकल के केस में कोई एम्प्लॉय लेता है तो उसमें नो कंट्रीब्यूशन। तो पेपर में अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, या तो सस्पेंशन के बारे में या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में जब आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन जब नहीं होता। अब इसके अंदर क्वालिफाइंग सर्विस क्या है? इसके अंदर क्वालिफाइंग सर्विस क्या है? क्या है क्वालिफाइंग सर्विस? वो कोई फिक्स नहीं है इसके अंदर। ठीक है। क्वालिफाइंग सर्विस क्या है? वो कोई फिक्स नहीं है, बट यही है जब से आप ज्वाइन कर लेते हो तब से ही ये कट डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है आप।
ठीक है। तो क्वालिफाइंग सर्विस ये इसके अंदर बेस्ड है केवल कंट्रीब्यूशन पे। एनपीएस का सीधा सीधा लेना है कंट्रीब्यूशन से, तो इसलिए क्वालिफाइंग सर्विस का क्या है, नो रेलेवेंस। इसका कोई लेना देना नहीं होता। जिस दिन से आप ज्वाइन कर लेते हो, जिस दिन से आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हो, तब से ही आपका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो क्वालिफाइंग सर्विस का इसका नो रेलेवेंस है इसके अंदर। ठीक है, चलो अब कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं आपको समझने। क्या फैक्ट्स हैं? टीयर 1 जो अकाउंट है, वैसे तो विड्रॉल भी होता है, बट कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें होता है। वैसे टीयर 1 अकाउंट में विड्रॉल अलाउड नहीं है, विड्रॉल नो कह देते हैं हम। अब जो टीयर 2 जो ऑप्शनल अकाउंट है, उसमें पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी दी गई है, उसमें से आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, टीयर 2 के अंदर से उसको चाहे आप पार्टली निकाल लो या फुल्ली विड्रॉल आप विड्रॉ कर सकते हो। टीयर 1 है वही आपका लिंक्ड है पेंशन से, लिंक्ड टू पेंशन टीयर 1 है जो। ठीक है, टीयर 1 आपका पेंशन से लिंक है, टीयर 2 पेंशन से लिंक नहीं है। ये भी आपको बता देते, टीयर 2 का कोई लेना देना नहीं है, नॉट लिंक्ड टू पेंशन। हो गया आपको इतना क्लियर? बाकी जो जरूरी चीज है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग जो एजेंसी है, इनकी पेंशन फंड मैनेजर है, वो स्कीम को मैनेज करते हैं। तो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, वो इसको मैनेज करती है। 3 स्कीम्स होती हैं इसके अंदर, 3 स्कीम्स किस किस नाम से हैं? स्कीम ए, स्कीम बी एंड स्कीम सी। अब इसमें अलग अलग रेशो होता है इन्वेस्टमेंट का, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, चलो अब अगर किसी ने एग्जिट करना हो एनपीएस की फैसिलिटी से, तो कैसे करेगा? एग्जिट करना है तो, ठीक है, एग्जिट करना है किसी ने टीयर 1 से, किसमें? एनपीएस में। ये याद रखना, अभी एनपीएस की बात कर रहे हैं। तो एम्प्लॉई नॉर्मली एग्जिट एक्चुअल में जो करता है वो 60 साल के बाद करता है, 60 ईयर से पहले भी कर सकता है। नॉर्मली अगर आप देखोगे, अगर किसी ने एग्जिट करना है तो 40% ऑफ टोटल पेंशन वेल्थ, जो टोटल आपका पेंशन वेल्थ है, उसको आप यूज कर सकते हो कुल मिला के। कैसे समझाएं आपको कि 40% है ना जो इसका कंट्रीब्यूशन, 40% ऑफ टोटल, चलो यहां पे ऐसे लिख देते, 40% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन, जो 40% है टोटल कंट्रीब्यूशन का, ये पेंशन के लिए यूज होता है। तो 60% है वो आपको मिल जाता है इसके अंदर। ठीक है, 60% इसके अंदर मिल जाता है। अब जैसे रिटायरमेंट की ग्रेचुटीज मिलती हैं, रिटायरमेंट ग्रेचुटी, क्या इसके अंदर भी कोई सम है जो मिलता है एनपीएस के अंदर? तो यस, मिलता है। ठीक है, उनको रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिलती है, जैसा सीसीएस पेंशन रूल, सीसीएस पेंशन रूल 1972 में ग्रेचुटी के बारे में बताया गया, वैसा ही मिलता है। ठीक है, अब एक केस ऐसा देख लेते हैं कि एनपीएस का क्या होगा इन डेथ केस, इन डेथ केस। अब इस केस में क्या होता है डेथ केस में?
अगर किसी एनपीएस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो फैमिली शैल बी एंटाइटल्ड टू फैमिली पेंशन। तो उसके लिए लगेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल। क्या बोलते हैं इन्हें? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल, ये लगेंगे। तो 60% जो है बेसिक पे, जो रेट रहेगा वो 60% बेसिक पे, 40% बेसिक पे नहीं रहता। ठीक है, 60% ऑफ द बेसिक पे के हिसाब से रहता है। फिर उनकी जो फैमिली है या एम्प्लॉय की जो फैमिली है उसको डियरनेस पेंशन, डियरनेस रिलीफ जो भी है टाइम टू टाइम वो दिया जाता है। चलो, और पेंशन की जो अथॉरिटी होती है वो सीपीएओ होता है। अब सीपीएओ है जो इसके अंदर फुल फॉर्म है आपकी सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस। ठीक है, सीपीएओ। तो बेसिकली यही डिस्कशन था जो आपको पेंशन के अंदर बताना था। अगर यूपीएस से संबंधित आप पता करना चाहते हो तो एक सेपरेट क्लास में यूपीएस को भी आपको बता देंगे, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी जितना भी डिक्लेरेशन इसके अंदर है वो उससे ज़्यादा किसी को नहीं पता है, क्योंकि जब गजटेड नोटिफिकेशन अगर मिलती है तो पूरे के पूरे रूल्स हैं वो आपको पता लग जाते हैं। वैसे बेसिक बेसिक जितना कंट्रीब्यूशन है, जितना मिलेगा, क्या ग्रेचुटी है, क्या पेंशन का है, वो सब इसके अंदर फिक्स है। तो आप चाहो तो उनके क्वेश्चंस भी कभी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो जब पेंशन के रूल में पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा सीसीएस पेंशन रूल 1972 कम इनटू फोर्स। आपको जवाब देना होगा फिर वो हम एमसीक्यू जो अपने मॉक्स हैं टेलीग्राम प्लस मेंबर्स के लिए अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉई वॉलेंट्री रिटायरमेंट अवेल नहीं करना चाहता तो उनका नोटिस पीरियड होता है नहीं होता है, ऐसी चीजें बतानी। नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन क्या है, ये क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है, कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ले लेता है 1 साल के बाद रिटायरमेंट के, ग्रुप ए एम्प्लॉय, तो वो कौन से रूल के तहत उसको रेगुलेट किया जाता है सीसीएस पेंशन के 1972। वैसे देखो न्यू रूल भी है लेकिन सीसीएस पेंशन रूल का आपने 1972 पढ़ना है। ठीक है, सीसीएस का 1972 जो पेंशन रूल है वो पढ़ना है। अब वो किस पे एप्लीकेबल है, किसकी ज्वाइनिंग पे एप्लीकेबल है, कब है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस। क्वालिफाइंग सर्विस कब से काउंट की जाती है, एवरेज एमोल्यूमेंट्स कितने साल कितने मंथ की लास्ट जो है बेसिक पे का एवरेज होता है। तो एवरीथिंग मॉक क्वेश्चंस आपको प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। वो आपने ज्वाइन कैसे करना है एमसीआरई 2.0 के लिए, उसके लिए बेसिकली आप टेलीग्राम चैनल को विजिट करो या ईमेल कर सकते हो manatofficial14@gmail.com। तो इसी तरह से क्लासें आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लें मोर इन्फॉर्मेशन के लिए और क्लासेस के लिए। अगर एम्स के आप देखोगे, अब जिन बच्चों की फीस सबमिट नहीं हो पाई है तो फीस के लिए है डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। फीस के अलावा किसी का फॉर्म भी अगर कंप्लीटली फिल नहीं है तो 2 तारीख तक, 2 अगस्त 2025 तक वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी फीस को पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो लास्ट में जाके जिनको लगा कि फॉर्म सबमिट अब नहीं होगा, तो एक ऑप्शन है वो फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं। कुछ नई वैकेंसीज हैं एम्स रायबरेली जिस तरह से और अवंतीपुरा जो ऐड हुई हैं वो हमने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी हैं, वो नोटिस जाके आप देख सकते हो। तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।